जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है उसका सेकंड पार्ट हम इसे कहेंगे। वो फर्स्ट पार्ट था और ये सेकंड पार्ट है। उसमें हमने इलेक्ट्रिक मोटर के रिलेटेड जो चीज़ें थी, कुछ प्रिंसिपल्स थे, कुछ एक्सपेरिमेंट थे, वो हमने सारी चीज़ें शुरुआत में सीखी थी और फिर हमने उसके ऊपर एक डिवाइस है जिसका नाम है इलेक्ट्रिक मोटर, उसके बारे में हमने पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे जनरेटर से रिलेटेड जो प्रिंसिपल्स हैं उनके बारे में, ठीक है? तो सबसे पहला जो बात है उसका नाम है मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स ये है। तो देखो मैग्नेटिक फ्लक्स है क्या? ये एरिया है, सपोज करिए ये कोयल है एक्चुअल में, और इस कोयल का जो एरिया है वो ए है। और हमने देखा था कि अगर हम इस कोयल के पास कोई मैग्नेट रख दें तो इस मैग्नेट में से क्या निकलेंगे? मैग्नेटिक लाइंस निकलेंगे। सपोज करो मैं कहता हूँ कि ये मैग्नेटिक लाइंस इस तरीके से इसमें से पास हो रही, ये है मैग्नेटिक लाइंस बी। एरिया है ए और जो मैग्नेटिक लाइन इसमें से पास हो रही है वो बी हो रही है। और आपको यहाँ पर बिल्कुल क्लियरली दिख रहा होगा कि ये परपेंडिकुलरली पास हो रही है, बिल्कुल सीधे ऐसे इसमें से पास हो रही है। तो मैग्नेटिक जो फ्लक्स है वो यही है कि किसी आर्मेचर का जो एरिया है उसमें से परपेंडिकुलरली जो लाइन पास होती है इसे हम बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है? द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस विच पास, द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस विच पास थ्रू, या परपेंडिकुलरली यहाँ पे लिखा हुआ परपेंडिकुलरली थ्रू यूनिट एरिया ऑफ अ कोयल और आर्मेचर, ठीक है, इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। ये नंबर ऑफ लाइंस है, नंबर ऑफ लाइंस विच पास परपेंडिकुलरली थ्रू यूनिट एरिया ऑफ अ कोयल इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। अगर मैं नॉर्मली आपकी भाषा में बात करूं तो जितनी भी लाइन पास होंगी उस आर्मेचर में से परपेंडिकुलरली, बस एक बात का ध्यान रखना कि लाइन, नंबर ऑफ लाइन, सपोज करो अभी हम देख रहे हैं कि 3 लाइन पास हो रही, तो यही एक तरीके से मैग्नेटिक फ्लक्स है। एरिया मान लो यूनिट एरिया है तो 3 लाइन उस यूनिट एरिया में से पास हो रही तो मैग्नेटिक फ्लक्स इसका 3 होगा। 10 हो रही तो 10 होगा, 20 हो रही तो 20 होगा। तो इस तरीके से मैग्नेटिक फ्लक्स होता है। मैग्नेटिक फ्लक्स को हम कहते हैं फाई, और बी क्या है? मैग्नेटिक लाइंस, और ए इसका एरिया। इसका फॉर्मूला ये होता है फाई इज इक्वल टू बी ए। फाई क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स। बी क्या है? मैग्नेटिक लाइंस, नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस, और ए है एरिया। समझ में आई कुछ बात? यूनिट हम देखने की कोशिश करेंगे। यूनिट बी की यूनिट हमने देखी थी न्यूटन, न्यूटन इनटू मीटर। देखते हैं एक बार, कोशिश करेंगे। एम्पियर मीटर, न्यूटन अपॉन एम्पियर मीटर इनटू मीटर स्क्वायर। एरिया का जो यूनिट है मीटर स्क्वायर है। बी की यानी कि मैग्नेटिक लाइंस की या मैग्नेटिक फील्ड की जो यूनिट थी वो क्या है? ये थी न्यूटन पर एम्पियर मीटर, और इसकी मल्टीप्लाई हो जाती है मीटर स्क्वायर में, यानी कि एक कट गया तो ऊपर आ गया न्यूटन इनटू मीटर अपॉन एम्पियर। इसका दूसरा नाम है बच्चों वेबर, ठीक है?
वीवर है। अब एक कंडीशन और है कि अगर ये मैग्नेटिक लाइंस किसी एरिया में से परपेंडिकुलरली ना जा करके किसी एंगल पर चली जाती हैं, ऐसे नहीं गई, किसी एंगल पे चली गई, ये एंगल है ना, यानी कि एक तरीके से अगर मैं कहूँ तिरछी चली गई, बिल्कुल ऐसे ना जा करके तिरछी गई है, तो एक ये एंगल जो बनेगा इसे बोलते हैं थीटा। सॉरी, ये वाला एंगल नहीं नपनेगा, ये वाला एंगल नपेगा, ये थीटा। ठीक है, यानी कि जानी तो थी यहाँ को और गई है यहाँ को, तो इस कंडीशन में जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वह हो जाता है बी ए कोस थीटा, ये हो जाता है बी ए कोस थीटा। ठीक है, अब पहली कंडीशन हम लगा देते हैं, इफ थीटा इज इक्वल टू 0, थीटा की वैल्यू 0 है। थीटा की वैल्यू 0 कब होगी बच्चों? जब ये परपेंडिकुलरली जा रहा, ध्यान रखिए, थीटा कब 0 होगा? बच्चे विचलित हो जाते हैं, उन्हें पता नहीं रहता यार परपेंडिकुलरली तो 90 है, अब यहाँ 0 कैसे नापेगा, क्योंकि जानी थी यहाँ को ही और यहाँ को ही जा रही, तो 0 ही होगा। तो इस कंडीशन में होगा फाई इज इक्वल टू बी ए कोस 0, थीटा की जगह आपके 0 हो गया, तो बी ए कोस 0 की वैल्यू मेरे विचार से 1 होती है, तो फाई इज इक्वल टू हो जाएगा बी ए। इस कंडीशन में फाई इज इक्वल टू बी ए क्या होगा? मैक्सिमम होगा। सबसे ज़्यादा जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है वो तब होता है जब सारी लाइन परपेंडिकुलरली निकल रही हो, उस कंडीशन में मैग्नेटिक फ्लक्स सबसे ज़्यादा होता है। दूसरी कंडीशन बताते हैं, कंडीशन नंबर 2, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। 90 डिग्री का मतलब हो गया बच्चों ऐसे जा रहा मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, कहने का मतलब एक तरीके से पैरेलल जा रहा, किसके? इसके एरिया जो है यानी कि कोयल है उसके पैरेलल जा रहा, पैरेलल ही तो है, दिख रहा होगा आपको, ये परपेंडिकुलरली था, ये पैरेलल हो जाएगा। तो इस कंडीशन में थीटा की वैल्यू है, ये थीटा की वैल्यू ये हो जाएगी 90। तो फॉर्मूला हमारे पास है फाई इज इक्वल टू बी ए कोस 90। बी ए और कोस 90 की जो वैल्यू होती है 0, तो फाई इज इक्वल टू हो जाएगा 0, यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स इस कंडीशन में 0 होगा। अभी हमने जो मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में देखा, पहली बात हमने उसकी डेफिनेशन देखी, द नंबर ऑफ लाइन विच पास परपेंडिकुलरली थ्रू यूनिट एरिया ऑफ अ कोयल इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स का हमने फॉर्मूला देखा कि फाई इज इक्वल टू होता है बी ए। अगर किसी एंगल पर मैग्नेटिक लाइन पास होती है तो उस कंडीशन में जो मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला होगा फाई इज इक्वल टू बी ए कोस थीटा। हमने यूनिट के बारे में बात करा, यूनिट हम इसकी बी और ए की यूनिट लिख करके निकाल सकते हैं, न्यूटन मीटर अपॉन एम्पियर। वहाँ था न्यूटन अपॉन एम्पियर मीटर, यहाँ है न्यूटन मीटर अपॉन एम्पियर, और मीटर से यहाँ पे मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो ये है या ये है, इनमें से एक यूनिट हमें या दोनों ही पता होनी चाहिए। ठीक है, अगर थीटा की वैल्यू 0 हो जाती है, यानी कि सारी की सारी मैग्नेटिक लाइन अगर 90 डिग्री यानी कि परपेंडिकुलरली जा रही है, परपेंडिकुलरली, तो उस कंडीशन में थीटा की वैल्यू हो जाती है 0, और उस कंडीशन में जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो मैक्सिमम होता है। दूसरी कंडीशन में हमने देखा कि अगर पैरेलल जा रही है लाइन, किसके? आर्मेचर के, तो उस कंडीशन में थीटा की वैल्यू 90 हो जाती है। ये देखा था हमने, थीटा यहाँ पे क्या हो गया? 90 हो गया। तो इस कंडीशन में हम देखेंगे कि फाई की वैल्यू 0 होती है। क्लियर?
आगे का जो टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हिंदी में बोलते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ठीक है, क्या है ये? इसके लिए हम एक एक्टिविटी सीखने की कोशिश करेंगे। ठीक है भाई, ये एक आर्मेचर है और इस आर्मेचर को हमने बल्ब से जोड़ दिया, बल्ब से, या बल्ब ना कह करके एमीटर से जोड़ दिया। जो एमीटर होता है बिजली नापने वाला यंत्र, उससे हमने जोड़ दिया। समझ में आई बात? यहां पर हमने एक मैग्नेट रख दिया, यह है मैग्नेट। तो जब हम इसमें यहाँ पे मैग्नेट रखेंगे बच्चों, तो आपको पता है कि इस मैग्नेट में से इस तरीके से इसमें से मैग्नेटिक लाइंस निकलेंगी, वो इसमें से पास हो जाएंगी। ठीक है, यानी कि कुछ ना कुछ मैग्नेटिक लाइन नॉर्मली पास होंगी। मैग्नेटिक लाइन पास होंगी यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। इसका मतलब यही तो है। अब हुआ क्या है, या तो आर्मेचर को घुमाओ या मैग्नेट को आगे पीछे करो। अब सपोज करो, अब हम मैग्नेट को इस आर्मेचर से पीछे ले जा रहे हैं, दूर ले जा रहे हैं, तो आप देखेंगे कि मैग्नेटिक लाइंस कम हो जाएंगी, होंगी या नहीं? जैसे ही हम इसे यहाँ से दूर ले जाते हैं तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस यानी कि कंडीशन ये हो जाएगी, कुछ मैग्नेटिक लाइन तो पास हो जाएंगी, कुछ नहीं पास होंगे, है ना? यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स घटेगा। जैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स घटता है तो हम देखते हैं जो एमीटर की जो ये थी निडल, ये थोड़ा सा इधर की तरफ को चली जाती है, यानी कि 1 2 3 4 5 इस तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है, थोड़ा सा इधर की तरफ को चली जाती है। अब हमने क्या करा, मैग्नेट को इसकी तरफ को लेके गए, तो मैग्नेट को जैसे ही इसकी तरफ को ले जाएंगे, हमने देखा ये जो निडल थी ये माइनस की तरफ को चली जाती है, माइनस की तरफ को। जब हम मैग्नेट को पास लाते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट घटती है, माइनस में जाती है, और जब हम मैग्नेट को आर्मेचर से दूर ले जाते हैं तो हम देखेंगे जो एमीटर है, या गैल्वेनोमीटर भी कह सकते हैं, गैल्वेनोमीटर एमीटर का ही रूप है, लेकिन वो बहुत कम करंट को भी नाप सकता है। ठीक है, तो उसमें हम देखेंगे कि जो डिफ्लेक्शन है वो बार बार ऐसे होता है, पास ले जाओगे दूर ले जाओगे। समझ में आई बात? इसी घटना को बोलते हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, व्हेन मैग्नेटिक फ्लक्स इज चेंज्ड, जब मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज किया जाता है, ठीक है, थ्रू अ कोयल, एक कोयल के अंदर से जो मैग्नेटिक फ्लक्स था वो चेंज किया जाता है, चेंज हो रहा है, तो क्या होगा, एन इलेक्ट्रिक करंट इज इंड्यूस देयर, एक इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस हो जाती है, जैसा कि हमने गैल्वेनोमीटर में देखा। अरे अगर नहीं होती करंट तो वो सुई इधर उधर को क्यों करती? करंट हुई ना, क्यों हुई? मैग्नेटिक लाइन में चेंज होने की वजह से हुई या नहीं? तो हम यहाँ पर इस एक्टिविटी से देख पाते हैं कि कुछ इलेक्ट्रिक करंट वहाँ पर कुछ ना कुछ वैल्यू इंड्यूस हो जाती है। इंड्यूस का मतलब प्रेरित, प्रेरित का मतलब होता है अगर आप मुझे देख करके कोई काम करेंगे, मैं आप लोगों को देख करके कुछ काम करूँगा, इसे बोलते हैं प्रेरित होना।
चाहे वो गलत काम है चाहे वो सही काम है। तो व्यक्ति एक दूसरे को देख करके प्रेरित होता है, तो वो भी जो मैग्नेटिक लाइन की वजह से उसमें इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस हो जाती है। ठीक है, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है। बिल्कुल सीधे सीधे बात है, मैग्नेटिक फ्लक्स में अगर चेंज होगा तो इंड्यूस होगी इलेक्ट्रिक करंट, अगर वो आर्मेचर क्लोज है, सर्किट बनाती है, क्लोज सर्किट। अगर क्लोज सर्किट ही नहीं है तो कुछ भी नहीं होने का, पता ही नहीं चलने का, होगा तो सब कुछ लेकिन पता नहीं चल पाएगा। इसलिए हमने इसे क्लोज बना करके यानी कि एक एमीटर से हमने जोड़ दिया। अगर बहुत छोटा बल्ब है, एलईडी बल्ब है बहुत छोटा, तो वो बल्ब भी बुझता और जलता है। ठीक है, तो छोटे से बल्ब को भी हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उससे ठीक यही है, क्या पता इतनी इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस ना हो पाए जितनी उस बल्ब को जलाने के लिए उसकी नीड है। ठीक है, तो यहाँ पे गैल्वेनोमीटर का हम यूज़ करते हैं। अब हम पढ़ेंगे फैराडेज रूल। पहला रूल क्या है भाई? जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, ठीक है, EMF, ई कैसे कहते हैं इसे, ई से हम डिस्क्राइब करेंगे। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे निकालेंगे भाई? पहले मैं इसे लैंग्वेज में लिखने की कोशिश करेंगे, फिर उससे निकलेगा। The EMF of an armature is directly proportional of the rate of changing of magnetic flux, है ना? आवाज ना करेंगे। ये है भाई पहला नियम। भाई अभी हमने देखा कि आर्मेचर में सपोज करिए शुरुआत में जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो φ1 है। ये क्या है? इनिशियल मैग्नेटिक फ्लक्स है, इनिशियल मैग्नेटिक फ्लक्स। इसे हम बोलते हैं φ1, है ना? ये है φ1, बराबर लिखेंगे। फाइनल मैग्नेटिक फ्लक्स है फाइनल मैग्नेटिक फ्लक्स इज φ2, ठीक है। और मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज होने में जो टाइम लगा, टाइम टेकन कितना है? सपोज करिए t है, जो टाइम लगा इसमें t टाइम लगा, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा? चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स निकालना पड़ेगा पहले हमें। चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स में जो चेंज होगा वो होगा φ2 माइनस φ1। लास्ट वाले में से शुरुआत वाला घटा दो तो हमें मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में पता लग जाएगा कि कितना चेंज हुआ। इसी तरीके से हमें निकालना द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज निकालेंगे तो ये तो हम रेट निकालेंगे φ2 माइनस φ1 अपॉन t, ये हो जाएगा। रेट निकालने के लिए अपॉन में t चला जाएगा। तो कहने का मतलब जो EMF है,
यानी कि E इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल φ2 माइनस φ1 अपॉन t। इसे इक्वल करेंगे जब E इज इक्वल टू क्या, माइनस के लगेगा शायद, माइनस के φ2 माइनस φ1 अपॉन t। एक कंडीशन और लगा देते हैं, इफ k की वैल्यू 1 हो जाएगी तो उस कंडीशन में हो जाएगा E इज इक्वल टू माइनस φ2 माइनस φ1 अपॉन t। ये जो माइनस है ये केवल इस बात को प्रदर्शित करता है कि ईएमएफ जो होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के तो इक्वल होगा, लेकिन अगर मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू बढ़ती है तो ईएमएफ घटेगा, और अगर मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू घटती है तो ईएमएफ बढ़ेगा। यानी कि दूसरा नियम इसी बात पर डिपेंड है जो मैं आपको बता रहा हूँ। वो बात क्या है कि दूसरा, अगर फैराडे के लॉ की बात करेंगे दूसरे की, वो यही है कि जो ईएमएफ है ऑलवेज, या ईएमएफ कह दो या इंड्यूस इलेक्ट्रिक करंट कह दो, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक करंट ऑलवेज अपोजेस दैट रीजन बाय विच इट इंड्यूसेस इटसेल्फ। जो ये वाली जो करंट है इसे बोलते हैं हम इंड्यूस इलेक्ट्रिक करंट, प्रेरित होकर आई ना, तो इंड्यूस इलेक्ट्रिक करंट ऑलवेज अपोजेस दैट रीजन बाय विच, जिसके द्वारा इट इंड्यूसेस इटसेल्फ, ये अपने आप इंड्यूस होती है। ये दूसरा नियम है फैराडे का, लैंग्वेज में ही है। और इससे ही तो पता चल रहा है, माइनस से ही तो हमें पता लगा है कि कैसे दूसरे ने जो दूसरा लॉ है वो इसी से ही आया है कि माइनस का साइन है। जो ईएमएफ कह दो या ई कह दो, ये इंड्यूस इलेक्ट्रिक करंट है। नॉर्मली इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है, आई से तो उसे डिनोट करते हैं, लेकिन जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक करंट है उसे ईएमएफ भी कह सकते हैं। और ये क्या है, ये उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण वो स्वयं उत्पन्न होती है। समझ में आई बात? फ्लेमिंग, अब हमें पता तो चल गया कि इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस होती है, लेकिन हमें आर्मेचर में पता कैसे लगेगा कि उसकी डायरेक्शन क्या होगी? डायरेक्शन भी तो पता होनी चाहिए कि इलेक्ट्रिक करंट तो इंड्यूस हो जाएगी मैग्नेटिक फ्लक्स में अगर चेंज करते हैं तो, लेकिन डायरेक्शन क्या होगी, ये वाला क्वेश्चन हमारे माइंड में है। इस क्वेश्चन का आंसर पाने के लिए हम यूज़ करते हैं फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड नहीं, राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल बिल्कुल लेफ्ट हैंड की तरह ही है, लेकिन बस इसमें राइट हैंड का यूज़ करना है हमें। इफ वी स्ट्रेच आर फर्स्ट 3 फिंगर ऑफ राइट हैंड, पहली 3 उंगलियां अपने राइट हैंड की अगर हम स्ट्रेच करते हैं लाइक दिस, कैसे कि ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, ठीक है? तो इस कंडीशन में अगर F आर्मेचर के घूमने की दिशा को प्रकट करता है, जो आर्मेचर घूम रही है वो इस डायरेक्शन में घूम रही है, और ये वाली जो 4 फिंगर है ये डिस्क्राइब करती है मैग्नेटिक फील्ड की लाइन को, कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन इधर की डायरेक्शन में। तो जो ये मीडियन उंगली है ना, मिडिल फिंगर, ये डिस्क्राइब करेगी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस इलेक्ट्रिक करंट। यानी कि इसमें बिल्कुल सीधा चलेंगे, एफ बी आई। अगर ये एफ को डिस्क्राइब करता है, एफ का मतलब है मूविंग डायरेक्शन, अगर ये बी यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन को डिस्क्राइब करेगी, तो ये वाली जो उंगली है ये इंड्यूस इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन को डिस्क्राइब करती है। अगर ये करेंगे तो ये करेगी, अगर ये ही नहीं करेंगे तो ये भी नहीं कर लेंगे। ये कंडीशन है। अगर पहली 2 उंगलियां करती हैं तो फिर जो मिडिल फिंगर है वो भी करेगी।
जबकि हमने लेफ्ट हैंड में क्या देखा था कि ये आई को डिस्क्राइब यानी कि इलेक्ट्रिक करंट को, ये बी को, तो ये करेगा। अगर ये करेंगे तो ये करेगा, यानी कि इसमें था आई बी एफ, उल्टा नियम था तो उल्टा ही चलना था, आई बी एफ। इसमें सीधा है तो एफ बी आई। ठीक है, ये है जो जनरेटर के लिए जो हमें चीज़ों की आवश्यकता होगी वो यही है। आज हम चेक करते हैं कि मुझे लगता है कि जनरेटर शायद अब की बार डिलीट कर दिया गया है। अगर डिलीट कर दिया जाता है तो यहीं तक लेसन आपका ख़त्म हो जाएगा। अगर नहीं किया जाता तो कल हम इसे नेक्स्ट पीरियड में देखेंगे। ये जो आज आपको जो कॉन्सेप्ट बताए गए हैं इन्हें आपको क्लियर करना है, ताकि आने वाला जो टॉपिक है अगर है तो वो आपको क्लियर किया जाए। अगर पेपर में भी नहीं है तो हम कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा जो इंट्रोडक्शन है उसका कराया जाए आपको कि क्या है ये जनरेटर, क्योंकि आगे तो इसका होगा ही आपके लाइफ में यूज़, तो आपको पता होना चाहिए क्या इसका प्रिंसिपल है, किस तरीके से ये काम करता है। जैसे हमने मोटर को देखा था, तो अगर एग्ज़ाम में आएगा तो बहुत ही ठीक है, अदरवाइज़ ऐसे ही करेंगे, है ना, एज एन इंफॉर्मेशन।